इसलिए इनकी जो जल योजनाएं थी वो जल योजना का सर्व सत्यानाश हो गया, किसी को फायदा नहीं हुआ। अभी भी इसी तरीके से योजनाएं लाएंगे जिसमें से ये पैसे ड्रॉ कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं। तो सत्ता के लिए पैसा, पैसे के लिए सत्ता, इनका प्रमुख सूत्र है। तो आपकी ना विदेश नीति सफल है, ना आपकी अर्थनीति सफल है, ना आपकी शिक्षा नीति सफल है, ना आपकी इंटरनल जो डेमोक्रेसी है उसकी नीति सफल है, और ना अर्थनीति सफल है। आपकी कोई नीति सफल नहीं है। आपकी एक ही नीति सफल है, बांटो और राज करो। मंदिर के नाम से, जाति के नाम से, धर्म के नाम से लड़वाओ और राज करो। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और आज हम अविनाश काकड़े जी की खिदमत में हैं। अविनाश काकड़े जी को हम मुबारकबाद देंगे कि वो शरद पवार जी की पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष बन गए। ये आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अपने दर्शकों से बता दूं कि आप बहुत ही एक्टिवली बहुत से काम करते हैं और समाज सेवा की वजह से ही जाहिर है वो आप एक पॉलिटिकल स्पेस उनका बहुत पहले से भी रहा है, लेकिन अब और शायद एक्टिवली ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। खासतौर पे ये पार्टी पिछले दिनों सरकार का हिस्सा थी और काफी इंपॉर्टेंट पार्टी है वहां पर। आपको याद होगा कि कांग्रेस से अलग होकर के शरद पवार जी ने ये पार्टी बनाई थी। आज हम जिन मुद्दों पर बात करेंगे वो बहुत ही दिलचस्प हैं, बहुत ही अहम हैं। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में एक सोच उभर रही है कि 2024 में क्या नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जाए या नहीं। क्योंकि अभी 3 स्टेट्स के जो अलग अलग नतीजे आए हैं उसके बाद कहीं बेचैनी के इशारे बार बार मिल रहे थे। अब सुब्रमण्यम स्वामी ने यह बात कही है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को यह तय करना होगा कि ये 2024 के चुनाव क्या मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़े जाएं या नेतृत्व बदला जाए, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा मोदी जी ने कल मन की बात की है 25 दिसंबर में। उन्होंने कुछ खास बातें की हैं। ऐसा लग रहा है कि वो बात क्या कह रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है उनकी सरकार में, उसमें कहीं ना कहीं एक तरह का टकराव, विरोधाभास नजर आ रहा है। उसके अलावा हमारे पड़ोस में नेपाल में चीन की पसंद की सरकार बन गई है और हम कहा जाता है कि हमारी जो विदेश नीति है उसमें नेपाल में हमारे कुछ दोस्त हैं और अभी कुछ दिन पहले तक सरकार दूसरी बनने वाली थी, लेकिन अब वहां प्रचंड साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है, पुष्प कमल दहल प्रचंड। क्या हमारी इसमें कहीं कोई से है या कामयाबी है कि ये सरकार बनी है। कहा जाता है प्रचंड चीन के नजदीक माने जाते हैं। इसके अलावा भी कई इश्यूज हैं। इकोनॉमी हमारी कैसी चल रही है उस पर भी हम बात करेंगे। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया, एक बार फिर आप को मुबारकबाद। आप बताइए कि बीजेपी के अंदर का क्या कुछ संकट है, क्या चल रहा है। अब तो शायद आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन अंदर तक की मिलने लगी होगी। आप क्या 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 समझते हैं। महाराष्ट्र की ईडी सरकार पे पील पड़े हैं हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी। सुब्रमण्यम स्वामी जी बहुत मुखर होके हमारे यहाँ के पंढरपुर वहां बात कर रहे। मुंबई आए और मुंबई से पंढरपुर आए। मुंबई में उन्होंने जो बोला, उन्होंने ये कहा कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा कहने वाले उनके चमचे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा है। और भागवत जी, सोचना चाहिए भागवत जी को कि मोदी के नेतृत्व में भाजपा अगला चुनाव कैसे लड़ेगी। और तीसरी बात उन्होंने महत्वपूर्ण कही कि शिवसेना को तोड़कर सत्ता लाने से भाजपा की बदनामी हुई है, सर्वनाश हो गया, जनता में बहुत इमेज खराब हो गई है। क्योंकि सत्ता के लोभी और सत्ता के लिए कुछ भी करने वाली जो महाराष्ट्र में इमेज चली गई है, ये सुब्रमण्यम स्वामी जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हमारा कोई ये नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने पंढरपुर जाके कही
कि ये पंढरपुर का कॉरिडोर परियोजना तुरंत रोकनी चाहिए। अगर फडणवीस इसके बारे में ज्यादा बोलेंगे तो उप मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे, मैं दावा कर रहा हूं। क्योंकि ये सबका सब इनका मंदिर मस्जिद विवाद हिंदुओं को लड़ाने की आपस की बीमारी है। उनको जब पत्रकारों ने पूछा कि आप बनारस के बारे में क्यों नहीं बोले, उज्जैन के बारे में क्यों नहीं बोले, तो वहां के लोग मेरे पास नहीं आए थे। पंढरपुर के लोग मुझसे मिलने आए और उन्होंने ऐतराज जताया कि हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, हमारे दुकान तोड़े जा रहे हैं, और ये अपने लिए बात कर रहे हैं। तो उन्होंने पहले बोला कि पंढरपुर में एयरपोर्ट बनाने की बात करो, चंद्रभागा नदी इतनी पोल्यूशित है उसको शुद्ध करने की बात करो। आप बेसिक इस पे काम नहीं करते और खाली कॉरिडोर बनाना, उसके बारे में विवाद पैदा करना, रस्ते वस्ते, इस तरीके के काम जो आप करते हो, ये डेकोरेटिव काम नहीं चलेंगे। इससे हिंदुत्व नहीं फैलेगा, इससे हिंदू धर्म का कोई विकास नहीं होगा। ये सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे, हम तो कई दिनों से कह रहे थे, मगर जब अंदर वाला कहता है तो ये बात को ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। क्योंकि ये भी वैसे भी सरकार को ईडी सरकार बोलते हैं, 50 खोके एकदम ओके, इस तरीके के नारे इस सरकार के विरोध में लग रहे। अब मैं आम जनता को बता दूं, खोके जो कहा जाता है वो पैसे के लेन देन में एक खोके का मतलब 1 करोड़ रुपया होता है मेरे ख्याल से, जितना मुझे मालूम है। तो 50 करोड़ वाले सौदों का कुछ जिक्र कर रहे हैं। चाहिए पंढरपुर वाला जो वाला परियोजना है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, हो सकता है देश के बहुत से लोग ना जानते हो वो क्या है कॉरिडोर। हमारे यहाँ पंढरपुर एक देवस्थान है विट्ठल रुक्माई का, जो विट्ठल रुक्माई बौद्धिस्ट लोग बोलते हैं कि वो हमारा स्थान है। और हिंदू वहां वो वारकरी संप्रदाय की यात्राएं होती है, तो वारकरी संप्रदाय बहुत बड़ी यात्रा के साथ में वहां पहुंचते आषाढ़ी एकादशी में। तो ये जो यात्रा है वो भाविक बहुत बड़ी संख्या में है। आपने देखा होगा अभी एक विवाद भी हमारे यहाँ चल रहा है कि आरएसएस के जो घुसे हुए लोग हैं उसमें वारकरी संप्रदाय में हर जगह घुस जाते हैं और हर जगह घुस के कोई भी यात्रा का हिंदूकरण करने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ महानुभाव संप्रदाय होगा, लिंगायत संप्रदाय होगा या वारकरी संप्रदाय होगा, ये कर्म कांडों के विरोध में जो तीव्र आंदोलन हुआ था सामान्य हिंदुओं का, उस आंदोलन का ये भाग थे। क्योंकि उस वक्त जो हेमाद्री पंडित नाम के एक व्यक्ति थे, जो रामदेव राय जी के पेशवा थे, उन्होंने हमारे यहाँ महाराष्ट्र में कम से कम 3000 व्रत, मतलब जैसे आपका रोजा एक व्रत है वैसे 3000 व्रत बता दिए थे। 365 दिनों में 3000 व्रतों का उन्होंने बात किया था जिससे स्वर्ग प्राप्ति होती है। मतलब रोज उन्होंने 10 व्रत की बात की थी। काम धंधे सारे बंद कर दो, इसके विरोध में ये 3 संप्रदाय हमारे यहाँ ने जन्म लिया था, इन संप्रदायों ने। और ये संप्रदाय उस कर्म कांड का विरोध करते थे जो कर्म कांड निकम्मा बनाता है, धर्म के नाम से लूट करता है, उसके विरोध में यह बना था। और उसका जो वारकरी संप्रदाय, उसका प्रमुख जो भगवान है वो विट्ठल रुक्माई है। और यहाँ लाखों की संख्या में भाविक जाते हैं, तो उसको कैश करने के तौर पर इन्होंने अपने लोग उसमें घुसा दिए। पहले से 5-10 साल से ये प्रयास चल रहा है। अब वो मंदिर के जीर्णोद्धार के नाम से एक कॉरिडोर बनाने का, बड़ा सारा विस्तार करने का, क्योंकि इनको कंस्ट्रक्शन के अलावा कुछ नहीं आता। ये इंसान को नहीं बनाते, ये समाज को नहीं बनाते, ये देश को नहीं बनाते, ये खाली बिल्डिंगें बनाने का काम करते हैं। तो ये बिल्डिंगें बना के किसके लिए छोड़ेंगे हमें पता नहीं है। क्योंकि इंसान ही नहीं रहेगा, वो हिंदू मुसलमान हो जाएगा। सबसे पहले वो इंसान होना चाहिए, बाद में हिंदू मुसलमान होना चाहिए। तो इनको खाली बिल्डिंग बनाने में इंटरेस्ट है, उसका कमीशन खाने में इंटरेस्ट है, बाकी इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे सब 130 करोड़ जनता बताई जाती है देश की, और अब सरकार ये ऐलान कर रही है कि हम 81 करोड़ लोगों को पूरे एक साल अब फ्री अनाज देने का प्लान कर रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी जनसंख्या ऐसी मजबूर हो गई कि सरकार 5 किलो अनाज दे तो उसका पेट भरे। आखिर देश किस तरफ जा रहा है, कैसे है? ये जो तरक्की है उसमें 81 करोड़ लोग अगर सरकार के दिए हुए अनाज का इंतजार कर रहे हैं बगैर पैसे के, तो ये तो बहुत बड़ी गंभीर स्थिति नजर आ रही है। क्या है? इस सरकार में असमानता बढ़ रही है।
आपको मैं बता देता हूं कि महाराष्ट्र का सरकार का उदाहरण ले लो। 4 महीने में जो सरकार आई 35,000 करोड़ रुपए का अनप्लान्ड कर्जा भी लिया और अनप्लान्ड तरीके से वो खर्चा कर रही है। इनको सिवाय लूट के और कुछ नहीं आता है। पिछले इनकी जो जल योजनाएं थी वो जल योजना का सर्व सत्यानाश हो गया, किसी को फायदा नहीं हुआ। अभी भी इसी तरीके से योजनाएं लाएंगे जिसमें से ये पैसे ड्रॉ कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं। तो सत्ता के लिए पैसा, पैसे के लिए सत्ता, इनका प्रमुख सूत्र है। और ये आरोप दूसरे पे लगाते हैं। आपने देखा होगा कि इस देश की सारी यंत्रणाएं, सुप्रीम कोर्ट से लेके तो ईडी तक, बीडी तक, सीबीआई तक, सब इसमें लगी हुई है कि दूसरे पार्टी के लोग कैसे बेईमान है और हमारे कमल छाप साबुन में आते ही कैसे उनका लॉन्ड्री से धुल के एकदम साफ सुथरे हो जाते हैं। ये कहने वाले जो लोग हैं ये सिद्ध करना चाहते हैं कि सारे बेईमान है हमको छोड़ के। ये नहीं बताना चाहते कि सुप्रीम कोर्ट अभी नोटबंदी के जो परिणाम है, दुष्परिणाम, जीएसटी के दुष्परिणाम है, बाकी सब जो दुष्परिणाम है इस देश की इकोनॉमी को समाप्त करने का जो षड्यंत्र रचा है, क्योंकि देश की करेंसी को समाप्त करने का अकेले मोदी जी का निर्णय था। रिजर्व बैंक ये बोल रही है कि हमसे कोई परमिशन नहीं लिया। 8 बजे इन्होंने नोटबंदी किया और 5 बजे हमने इसको डिनाई किया था। इनके फाइनेंस मिनिस्टर को भी पता नहीं था कि नोटबंदी होने वाली है, कैबिनेट को भी पता नहीं था, और पार्लियामेंट तो बहुत दूर की बात है। तो अकेला आदमी देश की इकोनॉमी समाप्त करने के लिए, क्योंकि हम दो और हमारे दो के लिए व्यवस्था जो चला रहे हैं उनका ये षड्यंत्र है और उसके लिए सब करते हैं। अच्छा, इसमें तो आप चूंकि किसान सेवा संघ के अध्यक्ष भी हैं, इस पर किसानों पर तो बहुत बुरा असर होगा। क्या कुछ होगा जब ये मुफ्त अनाज मार्केट में जाएगा, यानी लोगों के पास जाएगा, तो उसका नतीजा क्या होगा? सर, ये मुफ्त कार क्यों नहीं बांटते, मुफ्त स्कूटर क्यों नहीं बांटते, मुफ्त साइकिल क्यों नहीं बांटते, हम कोई क्यों बांट रहे? हमारे किसानों पर, महाराष्ट्र के हर किसान पर 82,000 रुपए का कर्जा हो गया। विभिन्न बीमारियों से किसानों की फसलें तबाह हो रही है, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। अभी अतिवृष्टि से हमारे पीड़ित हो गए किसान, उसको अभी तक कुछ नहीं मिला। इंश्योरेंस की कंपनियों को इन्होंने जो इंश्योरेंस के पैसे दिए, आप बताइए कि 4,000 हमसे लेते किसानों से, 14,000 सरकार डालती है, 24,000 सरकार डालती है, और वो जो मिलता है उनको 28,000, उसमें से 6,000 उनको किसानों को बांट देते हैं। बाकी का सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी करोड़ों, हजारों करोड़ के मुनाफे में रहती है। ये सब चीजें दबाना कैसे है? इसी तरीके से दबाएंगे ना। ये सर मेहनत कशों की, गरीबों की और किसानों की सरकार ही नहीं है। ये सरकार है अडानी अंबानी की, जिनको ये देश पूरा दे देना चाहते, पूरा देश उनके हाथ में सौंपना चाहते हैं। और ये फिलॉसफी आरएसएस की फिलॉसफी है कि चंद लोगों के हाथ में सत्ता और संपत्ति रहे तो बाकी के लोग 81 करोड़ लोग हमारे 5 किलो अनाज पर सुख मनाए, चैन मनाए। उनको ये लगे कि जिंदा तो है, सरकार तो 5 किलो अनाज दे रही है, उसके ऊपर वो फोटो भी छपवाएंगे और सब कुछ छपवा के आपको दयनीय अवस्था में पहुंचाना, ये आरएसएस का पहला टारगेट है और उस टारगेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि 81 करोड़ लोग हमारे हैंड टू माउथ हो चुके हैं। ये बहुत ही खतरनाक हालत है। देखिए, दुनिया भर में देखते हैं सोशल मीडिया को, और हमारे बहुत से लोग हैं जो विदेशों में बैठे हुए भी देखते हैं। ये समझने की बात है कि अगर किसी मुल्क में 130 करोड़ में से 81 करोड़ लोग ऐसे हों जो सरकार की तरफ से फ्री अनाज लेना चाहते हो या उस हालत में पहुंच गए हों, तो ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। अच्छा सर, अब मैं देता हूं, सुषमा स्वराज जी 29 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे, 31 करोड़ इस पे लड़ गई थी पूरी पार्लियामेंट में। सुषमा स्वराज जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी लड़ गई थी। बीजेपी बोल रही थी 31 करोड़ है, मनमोहन सिंह जी बोल रहे थे 29 करोड़ है, इस पे लड़ गई थी। और अभी 81 करोड़ है, कोई लड़ने को तैयार नहीं, कोई बोलने को तैयार नहीं। वर्ल्ड वाइड डाटा आता है, वर्ल्ड वाइड सर्वे में ये बात पता चलती है कि भुखमरी में हम कहां पहुंच गए, कहां से कहां पहुंच गए, मगर कोई बोलने को तैयार नहीं, कोई लड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि ईडी बीडी सीडी सब इनके पीछे लग जाती है। हमारे यहाँ आप देखो कि वो मर गए थे, सुशांत सिंह जी मर गए थे, दिशा सेलियान मर गई थी आत्महत्या करके। आज भी महाराष्ट्र की सरकार ने दिशा सेलियान पर एसआईटी गठित कर दी। एसआईटी को बोला कि ये जांच होगी। जिस दिशा सेलियान के माता पिता बोल रहे हैं कि मैं हमारी लड़की की बदनामी करोगे तो हम आत्महत्या करेंगे। इतनी संवेदनहीन सरकार
क्योंकि इनको किसानों पे जवाब नहीं देना है, इनको फसल पे जवाब नहीं देना है। इनको, आपको पता है कि हमारे यहाँ से कॉर्नफ्लेक्स की फैक्ट्री आ गई और फॉक्सकॉर्न की फैक्ट्री चली गई, हजारों लाखों में रोजगार चले गए हमारे यहाँ से, उस पे जवाब नहीं देना है। वो कर्नाटक के जो सीएम है, हमारा पानी, हमारी जमीन सब कुछ छीनना चाहते हैं। हमारे यहाँ के लोग बोल रहे, कोई बोल रहा है मध्य प्रदेश में हमको भेज दो, कोई बोल रहा है गुजरात में भेज दो, कोई बोल रहा है कर्नाटक में भेज दो। उस पे बोलना नहीं है, उस पे कोई स्टेटमेंट नहीं देना है। तो फिर ये दिशा सेलियान, मैं तो पूछना चाहता हूँ कि दिशा सेलियान पर अगर होती है एसआईटी, अगर सुशांत सिंह पर होती है एसआईटी, तो मुझे ये बताइए कि अभी एक अभिनेत्री तनुषा शर्मा ने सेट पर फांसी लगा दी, ये गैंग कहाँ गई? सुशांत शर्मा वाली गैंग कहाँ गई जो फिल्म स्टारों की आत्महत्या के लिए न्याय मांग रही थी सड़क पर? अभी तो कोरोना भी नहीं है, अब क्यों नहीं है सामने? तो ये हर चीज मात्र राजनीति के लिए यूज करते, इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है, इनको सत्ता और संपत्ति, यही बात उनके लिए प्राथमिकता में है। सत्ता और संपत्ति, ये बहरहाल बहुत ही ये रुझान, देखिए आम लोगों की वोट से जो इंसान हुकूमत में पहुंचा, अब वो उन्हीं लोगों को बिल्कुल भूखा और बेरोजगार और हर तरह से परेशान रखना चाहता है। आखिर इसका नतीजा क्या होगा? ऐसे हालात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात क्या कर दी कल, जरा उसके बारे में थोड़ा बताइए। चूंकि दूसरों के मन की बात तो आ गई, सुब्रमण्यम स्वामी ने बता दिया कि मोदी जी शायद इस लायक नहीं है कि उनके साथ उनकी लीडरशिप में इलेक्शन लड़ा जाए, और उन्होंने ये भी कह दिया कि जो उनकी तारीफ करते हैं वो चमचे होते हैं, यानी उसको भी उन्होंने अपनी मर्जी इस तरह से बता दी। अब मोदी जी क्या कह रहे हैं? देखो, प्रोफेसर एच.एम. देसरडा जी ने कहा कि हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष, ये देसरडा जी प्रसिद्ध अर्थ वैज्ञानिक है, अर्थशास्त्री है। इन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्ष, समतावादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था देश को बचा सकती है। इस पे मोदी जी का कोई मतलब नहीं है। मोदी जी देखो क्या मुद्दे उठा रहे, अटल बिहारी जी का जन्मदिन, उसकी बधाई, कोरोना बढ़ रहा है तो मास्क लगाइए, हाथ धुलाया करो, हाथ धोया करो। मुंबई हाईकोर्ट बोलता है कि मास्क लगाने से कोरोना नहीं रुकता। अब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, मास्क सख्ती से लगाना ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। हाई कोर्ट ने डिनाई कर दिया है कि मास्क लगाने से कोरोना नहीं रुकता और आप मास्क की सख्ती नहीं कर सकते। हमारे यहाँ के सारे मंदिरों में मास्क की सख्ती हो गई है महाराष्ट्र में। अब मुझे बताइए कि जो विरोधी पार्टी में थे तो मंदिरों को खोलने के लिए डिनाई कर रहे थे, मंदिरों को खोलने के लिए आंदोलन कर रहे थे, दारू के दुकान खोलने से वो विरोध कर रहे थे, और इस सरकार ने 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे तक दारू की दुकान खोल दिया। कथनी और करनी में फर्क क्या होता है, ये मोदी जी और मोदी जी की सरकारें हमको दिखा रही है। इन्होंने बोला कि अभी हाथ धोना चाहिए बार बार। साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि बार बार सैनिटाइजर से लगाने से और हाथ धुलने से हमारे मित्र जीवाणु समाप्त होते हैं और हमारी प्रतिकार क्षमता कम हो जाती है, जिससे हम बीमार हो सकते हैं। वैज्ञानिकों के भी विरोध में, हाईकोर्ट के भी विरोध में, आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने बोल दिया कि टीकाकरण के लिए हमने कोई जबरदस्ती नहीं की। तो फोटो छपा के क्या कर रहे थे मोदी जी? जी जी जी, ये विश्व विक्रम जो बता कितने करोड़ को वैक्सीन दिया, वो क्या कर रहे थे मोदी जी? उसके बाद में इन्होंने बात का स्टेटमेंट और एक दिया है, संस्कृति समाज की सामूहिक पूंजी है। बड़े बड़े शब्दों के लिए तो इनके पास में कोई यानी यही नहीं है, शब्द बंबाल, शब्द जंजाल जो खड़े करते हैं। संस्कृति समाज की सामूहिक पूंजी है, उसे बढ़ाने की जिम्मेवारी पूरे समाज की है। पूरा समाज मतलब अडानी, अंबानी, मोदी और शाह, पूरा समाज इनकी जिम्मेवारी है। तो ये क्या बढ़ाते हैं? बिल्किस बानो के लिए ये तुरंत छोड़ देते हैं हत्यारों को, इसलिए क्योंकि वो क्या बोलते हैं संस्कारी लोग है, इसलिए छोड़ देते हैं। ये संस्कार है, ये संस्कृति है हमारी। इलेक्शन ये संस्कृति नहीं है साहब। इलेक्शन नजदीक थे, इलेक्शन जीतने थे साहब, आप ये क्यों नहीं समझते? इलेक्शन जीतना चाहते थे, वो जीत गए। वो मैं तो ये बोल रहा हूँ, इलेक्शन जीतने के लिए बोलो ना ईमानदारी से। भाई ईमान बोलते एक हो, करता दूसरे हो। और उनका आगे का स्टेटमेंट है उसमें कि हम स्थानीय और स्वदेशी वस्तु का उपहार दे, अभी क्रिसमस और नए वर्ष के इसमें
सरकार मगर टनल चाइना को बनाने देगी, ट्रेन चाइना से लेगी, सीईओ 100 कंपनी के सीईओ हमारे यहाँ भारत के चाइनीज है। हजारों कंपनियां चाइना की यहाँ काम कर रही है, जो चाइना के लिए काम करती है और मुनाफा चाइना को बेचती है। और हमारे यहाँ की मूर्तियां और बांध तक चाइना से बन के आते हैं और हमारे ज्ञान दिया जा रहा है कि स्वदेशी वस्तुओं का उपहार दे, स्थानिक वस्तुओं खरीदे और उसका ही उपहार होना चाहिए। मतलब सरकार करे तो बहुत देशभक्ति है और जनता फुलझड़ी भी और पिचकारी भी न खरीदे, फटाके भी न खरीदे। ये मंशा ये दिखाती है कि सरकार की मंशा ही सही नहीं है। ये सरकार दोगली सरकार है और इनकी कथनी और करनी में जो पहले से मैं बोलता हूं उसमें बहुत बड़ा फर्क है। हमारे यहाँ 2500 यूपीएससी के कलेक्टर क्या बोलते हैं उसको, एसपी वगैरह के कमिश्नरों के पद खाली है, उसको भरने का कोई ये नहीं है, इंतजाम नहीं है। रेलवे के कई पद खाली है, सरकारी सारे महकमों के हजारों पद खाली है, शिक्षण संस्थानों के हजारों पद खाली है प्रोफेसरों के, उसको हमको भरना नहीं है। क्योंकि पढ़ेंगे लिखेंगे लोग तो सवाल पूछेंगे, सवाल गुलामों को पूछने का कोई अधिकार नहीं होता है। आपने देखा होगा कि हमने कोरोना भगाया था, आपको याद नहीं होगा तो मैं बता देता हूं, ताली और थाली पीटने से कोरोना भागा था, दिया बत्ती लगाने से कोरोना भागा था। लेकिन उसके बाद में सब 22,000 स्कूल बंद कर दिए गए। पार्लियामेंट में सरकार बता रही है 22,000 स्कूल बंद कर दिए गए। तो वो पढ़ने जी, अरे जमीन बेचना था, ये फालतू स्कूल बना के क्या फायदा है? मंदिर बनाएंगे ना और सारे किसान कम्युनिटी के और सब लोग घंटे बजाएंगे वहां बजा के। हमको क्यों पढ़ने देना है? मैं तो बोलता हूं कि बिल्कुल नहीं पढ़ने देना चाहिए। जो पढ़ लिख के नालायक बन गए हैं ना, जो पढ़ लिख के उन लोगों की पैरवी करते हैं जिनको ये नहीं समझता कि देश की इकोनॉमी समाप्त होने का मतलब क्या होता है। प्राइवेटाइजेशन, इस अंधाधुंध तरीके से प्राइवेटाइजेशन होने का मतलब क्या होता है। चंदा कोचर और उसके पति सीबीआई के कस्टडी में हैं। जिस तरीके से लोन बांटे गए, जिस तरीके से पैसे लेके भाग गए, 8,000 10,000 करोड़ रुपया फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट आता है कि किसने डुबा है, इसका हम स्टेटमेंट नहीं दे सकते। मेरे किसानों पर 10-20 हजार के लिए नोटिस लगता है, पेपर में जाहिर तरीके से उसकी बदनामी होती है, मगर किसी उद्योगपति के 1,000 1 लाख 5,000 10 लाख करोड़ के लिए हम नहीं दे सकते। ये दोगली सरकार, ये दोगली नीतियां और ये लुटेरों की पोषक सरकार, इस सरकार को अगर हम नहीं हटाएंगे तो देश लूटने की कगार पर नहीं, लूट चुका है। तो ये वैसे बीजेपी के अंदर भी अंतर विरोध हो रहा है, उन्हें भी शायद हार नजर आ रही है। आपको अब क्या लगता है, ये जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या आम तौर पर लोगों का कुछ मूड बदल रहा है? आपको क्या लग रहा है? उनके प्रोग्रामों में, उनकी रैलियों में, उनकी यात्रा में लोगों की तो तादाद काफी नजर आ रही है। क्या इससे कोई तब्दीली की तरफ जाएंगे? यात्रा में जो लोग नजर आ रहे हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है। आम जनता का जुड़ाव अभी तक उससे नहीं हुआ कि क्योंकि वो कार्यक्रम आम जनता तक नहीं पहुंचा। लोगों का सेंटिमेंट्स है, मगर कांग्रेस के जो स्थापित नेता है उनके लोग चेहरे डिनाई कर रहे। मैं मोदी जी की इस बात के लिए तारीफ करता हूं कि मोदी जी ने स्थापित नेताओं के विरोध में एक विद्रोह पैदा किया है। आप ये देख लीजिए कि 93 उन्होंने नए उम्मीदवार दिए थे, मोदी ने 80 जीत गए थे। नए के लिए लोग लालायित है, नया खून आएगा और कुछ चेंज करेगा। किसी भी पार्टी के पुराने लोगों के लिए विद्रोह पैदा हो रहा है और ये मोदी जी की उपलब्धि है। मगर मोदी जी की उपलब्धि में जो लोग आ रहे हैं वो हाथ बांध के उनके सामने खड़े होते, पब्लिक के इश्यू नहीं उठाते। ये भी दुर्भाग्य है। मोदी जी ने जिस उनके बारे में तो ये कहा जाता है कि जहां भी उनको इलेक्शन हारते हुए नजर आते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी को बदलने के लिए नए चेहरों को ले आते हैं। वो मुख्यमंत्रियों को भी बदल देते हैं। अन्य पार्टियों को किसने मना किया कि जिनको पब्लिक लाइक नहीं करती, 3 बार हारे हुए हैं, उनको टिकट क्यों दिए जा रहे? किस मोह में दिए जा रहे? क्या इन पार्टियों को जीतना नहीं है? ईवीएम का ये विरोध जब करते हैं तो मैं बार बार बोलता हूं सर, ईवीएम का विरोध अगर करना है तो सारी पार्टियां एक इलेक्शन में बोल दे कि ईवीएम हटाओ, नहीं तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या उस चुनाव की विश्वसनीयता रहेगी अगर सारी विरोधी पार्टियां उसमें बैकआउट हो जाए?
नहीं रहेगी। सरकार को ईवीएम के बिना चुनाव करवाना पड़ेगा बैलेट पेपर पर। मगर ये वैसा ही मामला है जैसा मामला आपने अभी पूछा था, वो मामला है। वो बिल्कुल ऐसी हालत है कि वो सब ये अपने अपने में लगे हुए हैं। और ये हालांकि लोगों को कुछ उम्मीद बढ़ी है, आने वाला वक्त बताएगा क्या कुछ होगा। लेकिन ये कि खुद बीजेपी के अंदर खुद मोदी जी के खिलाफ बोलने वाले अब सामने आने लगे हैं और मोहन भागवत जी से कह रहे हैं कि आपको फैसला करना पड़ेगा 2024 किसके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ना है। अब हालात किसी ना किसी तरह से कोई करवट तो लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये अब तक जो हिमाचल प्रदेश में हुआ और दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में हुआ और कुछ कई बाईपोल इलेक्शन जो हुए हैं उनमें भी जिस तरह के रिजल्ट आए उसमें कहीं तब्दीली का इशारा तो है, अगर विपक्ष के लोग मजबूती से अपनी बात रखें और कोई अपना प्लान दे। वो बीजेपी के विरोध में जीतेगा। कांग्रेस जीतेगी ये गारंटी नहीं दे सकते हम, मगर जो जिसके विरोध में है वो जीतेगा। ये हालत अभी आ गई है और उस हालत की तरफ काम हो रहा है, क्योंकि वह इनकी हर नीति विफल रही है। इनकी हर नीति विफल रही है। ये विदेश नीति का डंका पीट रहे थे कि विश्व गुरु हो गए हैं, मोदी मोदी होता है, हर आदमी आके मोदी से मिलना चाहता है, मोदी की सलाह लेता है। मोदी के कारण वो रशिया ने युद्ध टाल दिया, मोदी के कारण वो युद्ध रुक गया था, वगैरह वगैरह हम जो करते हैं। आपको बता देता हूँ, पड़ोसी हमारा जो देश है नेपाल, वहां कुछ पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये चाइना का आदमी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का आदमी वहां प्राइम मिनिस्टर बन गया और मोदी जी के बहुत करीबी मित्र केपी ओली शर्मा जी ने उनको समर्थन दे दिया। ये क्या सफल विदेश नीति है? इसको बोलोगे? अगर ये बोलेंगे कि हम उसमें दखल नहीं देते तो विदेश नीति किस बात की करते हो? चाइना अगर उनमें करवा सकता है तो आप क्या कर रहे हो? किस तरीके से कर रहे हो? तो आपकी ना विदेश नीति सफल है, ना आपकी अर्थनीति सफल है, ना आपकी शिक्षा नीति सफल है, ना आपकी इंटरनल जो डेमोक्रेसी है उसकी नीति सफल है, और ना अर्थनीति सफल है। आपकी कोई नीति सफल नहीं है। आपकी एक ही नीति सफल है, बांटो और राज करो। मंदिर के नाम से, जाति के नाम से, धर्म के नाम से लड़वाओ और राज करो। ये एक ही सफल नीति हमको आज दिखाई देती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये लोगों को सही से समझ में आ जाए कि सिर्फ और सिर्फ इनका तरीका ही ये है कि लोगों में नफरत फैलाओ, बांटो और राज करो, तो और आपको इतना कमजोर कर दिया जाए कि 81 करोड़ लोग फ्री अनाज लेने की लाइन में खड़े हों, ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। और अगले स्टेप में बेरोजगारी और बढ़ेगी, किसानों के लिए और परेशानी आएगी। वो अपने फसल को ठीक से नहीं बेच पाएंगे जब फ्री अनाज लोगों के पास पहुंच रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ छोटी सी एक बात बताना चाहता हूँ। जी बताइए। हमारे मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ने 3 फैसले मोदी सरकार के समर्थन में दे दिए थे। 2002 के गुजरात दंगे में क्लीन चिट दे दी थी आदरणीय मोदी जी को। एसआईटी के जो फैसला था उसको बरकरार रखा था। विवादास्पद धन संशोधन कानून, जिसमें हमको भविष्यवेत्ता भी बनना पड़ता था, ऐसा जो कानून है, विस्तार से अभी बात करने की ये नहीं है, उसमें आपको ये नहीं, आप समय अलाउ नहीं करोगे। और आर्थिक में 10% आरक्षण, ये सरकार के फेवर में भी देने के बाद सरकार ये चाहती है कि कोलेजियम सिस्टम के विरोध में हम बोले, क्योंकि नोटबंदी का कानून और बाकी जो कानून है वो गले की फांस बने हुए हैं। प्रेशर बनाना चाहते हैं कि ऐसे ही 3 जैसे जजमेंट आए हैं उनके फेवर में, नोटबंदी का भी जजमेंट आ जाए और बाकी भी जजमेंट इनके पक्ष में आ जाए, ये वो चाहते हैं। इसलिए ये बार बार झगड़ा उन्होंने ये लिया है, मोल लिया है, या बार बार झगड़ा कर रहे हैं। और उसके बाद में एक आखिरी बात बता देता हूँ कि आप जो अभी बोल रहे थे कि यात्रा और फलाना, ये इनकी जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जहां पायलट और गहलोत भी नहीं जुड़ सके, जहां से अभी यात्राएं जा रही है वहां भी कुछ नहीं हो सका मिलाप, क्योंकि पायलट चन्नी बनने को तैयार नहीं है और राहुल जी उसमें समझौता करने के लिए, क्योंकि फोकस यात्रा से निकल पे राज्य के पे आ जाएगा राजस्थान, तो यात्रा समाप्त होने के बाद उस पे फोकस आएगा, उस पे बात होगी, उस पे चर्चा की जाएगी।
मतलब कितनी मजबूर हो गई है इतनी बड़ी देश की पार्टी कि जिसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए और किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए। और उनसे अगर हम अपेक्षा रखते होंगे कि ये पार्टी बीजेपी को हरा देगी तो भाई सब मिल के हरा सकते हैं, अकेली कांग्रेस के बस की बात नहीं है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और जब साथ मिलेंगे तभी कोई कामयाबी मिल सकती है, ये बात अपनी जगह तय है। जिस तरह के इलेक्शन जीतने का सिलसिला जिस तरह से हमने गुजरात में देखा, जो कुछ हुआ उस तरह की हवा फिर चलाई जा सकती है और फिर हो सकता है नाकाम हो जाए। देखते हैं क्या कुछ होता है आने वाले वक्त में। आपको एक बार फिर मुबारक हो, आप महाराष्ट्र के एनसीपी के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। और मैं दर्शकों को एक बार फिर याद दिला दूं कि आपका यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप जरूर देखें। उसमें हिंदू और हिंदुत्व के बीच का फर्क, वो एक सीरीज है जो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप लोग भी देखें और सब्सक्राइब करें आपके चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।